नमस्कार साथियों। क्या आपको पता है क्या पूरे विश्व में सबसे पहले दोस्तों जो ब्रेन सर्जरी की गई थी वो कहाँ की गई थी? क्या आपको पता है पूरे भारत में जो सबसे पहले जो लोहा था वो राजस्थान में पाया गया था? कहाँ से पाया गया था? नहीं ना। आपको पता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो तांबा है वो राजस्थान में पाया जाता है? कहाँ से पाया जाता है? तो इन तमाम प्रश्नों की और आइए हम चर्चा करते हैं। राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं जिनमें हम आप लोगों के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। आने वाले समय में यहाँ से आरपीएससी हो चाहे आरएमएस भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिना किसी देरी के चलते हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों कालीबंगा की सभ्यता की स्थिति और नामकरण। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसकी स्थिति और नामकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये आप लोगों को बताना है। तो ये प्राचीन द्वंसदत्ती और सरस्वती नदी घाटी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये विकसित हुई। ये बात बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो कालीबंगा सभ्यता थी ये द्वंसदत्ती नदी और सरस्वती जो नदी थी इसकी नदी घाटियों में विकसित हुई थी। ये बात सही है। ये सभ्यता आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। ये भी बात सही है दोस्तों। इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बंगा दोस्तों, कालीबंगा में एक शब्द आता है दोस्तों बंगा। इस बंगा का अर्थ पंजाबी भाषा में गौर करना दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। पंजाबी भाषा में पत्थर होता है जिससे इसका नामकरण कालीबंगा पड़ा। भाई साहब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जो बंगा शब्द है दोस्तों ये पंजाबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ पत्थर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, चूड़ियां होता है। क्या होता है दोस्तों, चूड़ियां। जो महिलाओं के द्वारा हाथों में पहनी जाती है चूड़ियां, वो होता है। क्योंकि आपको पता है कालीबंगा से दोस्तों जो एक महिला मिली उसके हाथों में काली चूड़ियां मिली है, तो उन काली चूड़ियों के आधार पर इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। ये बात आपको याद रखनी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं। यहां से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। यह बात बिल्कुल सही आती है। हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्तों चौथे ऑप्शन की तरफ। दोस्तों इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लगभग हमने 40% राजस्थान की सभ्यताओं से तैयार किए। कट कॉपी पेस्ट देखिएगा, कक्षा 10th की जो बुक है वहां से भी मूल किताबें और एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए। कालीबंगा के उत्खनन और खोजकर्ताओं के काल क्रम के संबंध में गलत तथ्य की पहचान आप लोगों को करनी है। तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो सर्वप्रथम सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता के स्थल की दोस्तों खोज की थी। क्या की दोस्तों, खोज की। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन सही है। सन 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। ये भी बात सही है दोस्तों। शब्दों पे गौर करना है। खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। उत्खनन कार्य किसने किया, बीबी लाल और बीके थापर ने सन 1961-62 में। उत्खनन के दौरान इस सभ्यता के कुल 3 स्तर सामने आए। भाई साहब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 5 स्तर देखने को मिले थे। और इन 5 स्तरों की मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूं तो ये 2 भागों में डिवाइडेड है। प्रथम 2 स्तर की बात करें तो पहला और जो दूसरा है ये प्राक हड़प्पा से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्राक जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों इससे संबंधित है। यूं कह सकते हैं कि पूर्व हड़प्पा से, यानी कि हड़प्पा से भी पहले के जो 2 स्तर है वो उससे संबंधित है। और जो तीसरा और चौथा और जो 5वां जो स्तर है ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना इंपोर्टेंट है। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन यानी कि प्राक हड़प्पा से माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 तो जो डी है वो सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट याद रखना। तो उत्खनन नवी सभ्यता के 5 स्तर सामने आप लोगों के सामने आए। ये भी बात आपको याद रखनी है। आए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर बिना किसी देरी के। कालीबंगा सभ्यता की नगर व्यवस्था और बर्तनों की जो व्यवस्था है, तो कालीबंगा सभ्यता की जो नगर व्यवस्था थी दोस्तों और वहां पर दोस्तों जो बर्तनों की जो व्यवस्था थी इनके बारे में कथन में जो असत्य आप लोगों को साधना है, यानी कि गलत कथन कौन सा है उसकी चर्चा करते हैं। कालीबंगा एक सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। ये भी बात है, यानी कि जो इसकी योजना तैयार की गई थी वो पहले से दोस्तों एक मैप तैयार किया गया, उस मैप के आधार पर इस नगर को बसाया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। यह मकान बनाने में मिट्टी के ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता। इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो कालीबंगा सभ्यता से जो ईंटें प्राप्त हुई है वो किस प्रकार की ईंटें, वो मिट्टी की ईंटें, लेकिन उनको दोस्तों धूप में पकाया गया है। अर्थात दोस्तों जो सूर्य से जो रोशनी आती है, किससे आती है, सूर्य से दोस्तों जो रोशनी आती है, इससे दोस्तों इन ईंटों का निर्माण किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ठीक है। यहां से मिट्टी के बर्तनों में अत्यंत भारी, मोटे और अत्यधिक सुंदर और सुडौल है। भाई साहब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना, इन मिट्टी के बर्तनों में अत्यधिक भारी नहीं है, बल्कि ये कैसे हैं दोस्तों, हल्के हैं। कैसे हैं, हल्के।
यानी कि वजन में बहुत ही हल्के हैं। अगर आप इनको उठाओगे तो ऐसा मानो जैसे कि रुई तो रूज का गोरा उठा रहे हो। किसकी दोस्तों? रुई का बोरा उठा रहे हो। मोटे नहीं है भाई साहब, कैसे हैं दोस्तों? पतले हैं। कैसे हैं दोस्तों? पतले हैं, हल्के हैं, लेकिन अत्यधिक सुंदर और सुडौल है। ये बात आपको दोस्तों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन है हल्के हैं, पतले हैं और दोस्तों अधिक सुंदर माने जाते हैं। अत्यधिक सुंदरता और सुडौलता का अभाव देखा गया, ये बात आपको यार ना, सुंदर नहीं है, बिल्कुल ही ऐसे ही। बर्तनों के रंग की बात करें तो दोस्तों जो बर्तनों का जो रंग है वो लाल रंग है, यानी कि जो मिट्टी है वो लाल रंग की मिट्टी है और उस लाल मिट्टी के रंग पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। इस प्रकार की चीजें आप लोगों से बन सकती है। हो सकता है वो दोस्तों काले की जगह लाल रंग का बर्तन दे दे और उस पर दोस्तों काली और सफेद रेखाएं दे दे, तो गलत हो जाएगा। बर्तन कैसे हैं? लाल रंग के बर्तन है जिनके ऊपर दोस्तों काले रंग से और सफेद रंग से दोस्तों रेखाएं खींची गई है। ये बात आपको याद रखनी है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बन सकता है आप लोगों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। काली बंगाल से प्राप्त विशिष्ट साक्ष्यों के आधार पर दोस्तों जो विशिष्ट साक्ष्य जितने भी काली बंगाल सभ्यता से मिले हैं उनके संबंध में गलत तथ्य की पहचान आप लोगों को करनी है। याद रखना, इंपोर्टेंट पर्सन बन सकता है ये भी आप लोगों से। यहां से विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के दोस्तों साक्ष्य मिले। कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों कि काली बंगाल सभ्यता से पूरे विश्व में सबसे पुराना दोस्तों जुता हुआ खेत मिला है और यहां से दोस्तों एक ही खेत से दो फसलें एक साथ उगाई जाने के प्रमाण मिले। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ के निवासी एक ही खेत में, गौर करना, एक ही खेत में एक ही समय पर, यह भी बात आपको याद रखना, एक ही खेत में एक ही समय पर, एक ही समय पर दो फसलें उगाते थे। भाई साहब कितनी फसलें उगाते थे दोस्तों? दो फसलें उगाते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी मिली है। भाई साहब क्या मिली? एक बच्चा है दोस्तों जिसके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसके कंकाल की खोपड़ी मिली जिसे हम मुंडकी कहते हैं। इस मुंडकी में भाई साहब लगभग 6 छिद्र मिले। कितने छिद्र मिले? 6 छिद्र मिले, जो कि मस्तिष्क शोध, मस्तिष्क छिद्र का मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोफेलिस के इलाज का प्रमाण देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से शुरुआत में चर्चा की थी कि पूरे विश्व में जो सबसे पहले जो ब्रेन सर्जरी का दोस्तों जो खोजा गया था दोस्तों उपाय, वो सबसे पहले इस हमारी काली बंगाल सभ्यता में देखने को मिलता है। हड़प्पा निवासी यहाँ से इस बात से परिचित थे कि ब्रेन सर्जरी कैसे करते हैं। इसके प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं इस बच्चे की खोपड़ी से जिसमें 6 छेद है। कितने छेद है? 6 छेद दोस्तों देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार के बेहतरीन जो तथ्य हैं वो आप लोगों को दोस्तों इन प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। अंत तक जरूर बने रहेगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं। काली बंगाल में जल निकासी के लिए केवल लोहे की नालियों का प्रयोग किया गया। भाई साहब ये गलत हो जाएगा। हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में जब काली बंगाल सभ्यता की चर्चा की थी तब आप लोगों को बताया था कि जो काली बंगाल सभ्यता है दोस्तों, इस काली बंगाल सभ्यता में लोहे की नहीं बल्कि लकड़ी की नालियां मिली। किसकी मिली दोस्तों? लकड़ी की नालियां मिली है। और दोस्तों यहाँ के जो मकान है वो बहुत ही दोस्तों मिट्टी के बने हुए, अर्थात इस कारण इस काली बंगाल सभ्यता को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है, गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लकड़ी की नालियां मिली है। क्या मिली है? लकड़ी की नालियां मिली है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली बंगाल से प्राप्त अन्य अवशेषों की सूची के संबंध में असंगत कथन को छांट रहे हैं। भाई साहब कितना शानदार प्रश्न है कि जो काली बंगाल सभ्यता से जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं उसमें से असंगत छांट है कि 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, वो आपको बताना है। यहां से एक खिलौना बैलगाड़ी मिली है और हवन कुंड मिला है। खिलौना बैलगाड़ी जाती दोस्तों, एक छोटा सा खिलौना है जिसको छोटे छोटे बच्चे खेलते होंगे और बच्चे जो खेलते थे इस खिलौना गाड़ी से, अर्थात हम यूं कह सकते हैं उस जमाने में भी दोस्तों परिवहन होता होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति ट्रांसफर होते होंगे, परिवहन किया करते होंगे। तो बैलगाड़ी मिली है और बैलों का यहाँ पर इसमें प्रयोग किया जाता था। हवन कुंड मिली है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये धार्मिक केंद्र भी रहा होगा। क्या दोस्तों? धार्मिक जो अनुष्ठान किए जाते होंगे वो भी किए जाते होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या मिला? हवन कुंड मिला। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बेलनाकार मोहरे मिली है। भाई साहब कहां से मिली है? काली बंगाल सभ्यता से दोस्तों जो बेलनाकार मोहरे मिली है, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों जो यहाँ से जो मोहरे मिली ना बेलनाकार, ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दोस्तों, कैसी दोस्तों? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां पर इसका दोस्तों क्या किया जाता था? तो आयात और निर्यात किया जाता था दोस्तों सामानों का, और सामानों के प्रयोग में बेलनाकार मोहरों का प्रयोग होता था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। पत्थर के विशाल पिरामिड मिले। भाई साहब ये गलत हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों पत्थर के दोस्तों जो विशाल पिरामिड नहीं मिले, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा। याद रखना, इंपोर्टेंट बात आती है। यहाँ से कब्रिस्तान मिले, इनके समाधान पद्धतियों की जानकारी भी मिलती है। कहां से? काली बंगाल सभ्यता से। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा।
आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ से खिलौना बैलगाड़ी मिली, हवन कुंड मिले और बेलनाकार मोहरे मिली है। ये बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट बात है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आज के हमारी जो अगली सभ्यता है वो है दोस्तों आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी मूल किताबें और आरबीएससी की बुकें क्या क्या करती है, उन सभी की चर्चा करते हैं। आहड़ सभ्यता की भौगोलिक स्थिति और उसके उपनामों के बारे में असत्य जो कथन है उसकी आपको छांटना है। यह उदयपुर के पास आहड़ यानी कि आयड़ नदी के तट पर स्थित है। भाई साहब कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। जो आहड़ सभ्यता थी उदयपुर में मिली है और उदयपुर में दोस्तों एक नदी बहती थी पहले, जिसका नाम है दोस्तों आयड़ नदी। उसके किनारे यह बसी हुई सभ्यता आती है। यह 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से दोस्तों जो उपकरण मिले वो पत्थर के बने हुए हैं, अर्थात एक प्रकार की दोस्तों पाषाण धातु युगीन सभ्यता है, जो कि कितनी वर्ष पुरानी दोस्तों 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। जबकि हमने इससे पहले चर्चा की जो कालीबंगा सभ्यता थी वह 6000 वर्ष पुरानी थी। कितनी थी दोस्तों? 6000 वर्ष पुरानी। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। इससे स्थानीय भाषा में धूल कोट यानी कि दोस्तों मिट्टी का टीला भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखना, जो आहड़ सभ्यता थी दोस्तों हमारी, इसे दोस्तों स्थानीय भाषा में धूल कोट कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी का टीला। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम लोहवती नगरी मिलता है। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों लोहे के उपकरण नहीं बल्कि तांबे के उपकरण मिले हैं। किसके उपकरण मिले दोस्तों? तांबे के उपकरण मिले, अर्थात इस सभ्यता को दोस्तों ताम्रवती नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लोहे के नहीं बल्कि तांबे के उपकरण मिले, इस वजह से इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। धूल कोट भी इसे दोस्तों सामान्य भाषा में कहा जाता है और ताम्रवती नगरी भी इसे कहा जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आप लोगों से बेहतरीन प्रश्न बन सकता है। आहड़ सभ्यता के उत्खनन और खोजकर्ताओं के संबंध में गलत तथ्य की दोस्तों आप लोगों को पहचान करनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है जो कि उदयपुर में मिली, इसके दोस्तों ताम्रवती और धूलकोट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी खोज किसने की, यहाँ पर उत्खनन कार्य किसने किया, क्या क्या यहाँ से हमें उपकरण मिले, उन सब की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम सन 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया। भाई साहब सही बात आती है, जिसे हम दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास यानी कि ए.के. व्यास के भी नाम से इन्हें दोस्तों जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी। किसे दोस्तों? ए.के. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। बाद में रतन चंद्र अग्रवाल जिसे हम आर.सी. अग्रवाल के नाम से जाना जाता है, इनके निर्देशन में भी यहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ। दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही आती है, इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की सन 1953 में। रतन चंद्र अग्रवाल जिनका नाम आता है, जिसे आर.सी. अग्रवाल कहते हैं, राजस्थान का जो पुरातात्विक विभाग है इसके एक प्रमुख सदस्य के तौर पर आर.सी. अग्रवाल दोस्तों जाने जाते हैं। उन्होंने भी इसका उत्खनन कार्य किया। एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में यहाँ पर व्यापक उत्खनन कार्य किया गया। क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों, कि आहड़ सभ्यता में सबसे अधिक उत्खनन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? उसका नाम आता है एच.डी. सांकलिया। कौन आते हैं दोस्तों? जो एच.डी. सांकलिया थे, इनके निर्देशन में जो हमारी आहड़ सभ्यता थी इसका सबसे ज्यादा उत्खनन हुआ, व्यापक स्तर पर उत्खनन किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। दोनों ऑप्शनों में आपको समानता नजर आ रही होगी दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं इस प्रश्न के तुलना में इस ऑप्शन में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फैक्ट दिया गया है। बीबी लाल ने सन 1953 में आहड़ सभ्यता का खोज का मुख्य श्रेय प्राप्त है। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आहड़ सभ्यता की जो खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी, न कि बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल ने सन 1961 से सन 1962 के बीच में बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। और कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो किसने की थी दोस्तों? हमने आप लोगों से ऊपर चर्चा कर चुके हैं, अमलानंद घोष के द्वारा सन 1952 में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है वो गलत हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहड़ निवासियों के जीवन और विश्वास के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो आप लोगों को बताना है। आहड़ सभ्यता में दोस्तों जो इंसान रहा करते थे, जो मानव की प्रजाति रहती थी, वो किस प्रकार का जीवन जीती थी, उनमें क्या क्या विश्वास की जो कामनाएं थी, वो किस प्रकार से दोस्तों मनुष्य पर विश्वास करते थे या प्रकृति पर विश्वास करते हैं। आइए हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो असत्य कथन आप लोगों को छांटना है। यहाँ के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाए गए ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही शानदार बात है कि जो आहड़ सभ्यता की दोस्तों जो लोग थे वो मकान बनाते थे। क्या बनाते दोस्तों? जो होम है वो बनाने का कार्य करते थे, लेकिन दोस्तों याद रखना धूप में पकाई गई मिट्टी का प्रयोग करते थे। किसका दोस्तों? धूप में पकाई गई ईंटें इनके दोस्तों जो मिट्टी होती थी उसका प्रयोग करते थे। साथ में दोस्तों ये पत्थरों का प्रयोग भी करते थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। जबकि हमने कालीबंगा सभ्यता में चर्चा की कि जो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे
वो केवल और केवल दोस्तों ईंटों का प्रयोग करते थे, इनकी मिट्टी की जो मिट्टी है उस मिट्टी का ही प्रयोग करते थे। बल्कि दोस्तों जो आर्य सभ्यता के लोग हैं वो पत्थरों का भी प्रयोग करते थे, अर्थात इसे दोस्तों पाषाण सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी भी इसे कहते हैं, इंपोर्टेंट याद रखना। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आर्य सभ्यता के जो लोग हैं वह मृतकों को गहनों प्लस आभूषणों के साथ में दफनाने का कार्य करते थे। भाई साहब सही बात है कि जो आर्य सभ्यता के जो लोग हैं वो मनुष्य को जलाते नहीं थे, क्या करते थे, उसे दोस्तों जमीन में दफना दिया जाता था। लेकिन दफनाने के साथ साथ में उस व्यक्ति के जो गहने होते थे दोस्तों, उन गहनों और आभूषणों को उस व्यक्ति के साथ में दफनाया जाता था। माना जाता था कि दोस्तों हो सकता है ये भाई साहब ये व्यक्ति इस धरती पर पुनः जन्म ले और पुनः जन्म लेने के बाद में वो अपने आभूषणों को साथ में रखता होगा। इस प्रकार की जो पुनर्जीवन की जो भावनाएं थी वो आर्य निवासियों के मन में थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना मृतकों के साथ में गहने दफनाने यानी कि मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का प्रमाण देखने को मिलता है। भाई साहब राजस्थान की एक ऐसी सभ्यता दोस्तों जिसके बारे में आप लोगों से शुरुआत में चर्चा की कि जो आर्य सभ्यता थी दोस्तों, यहाँ के जो मनुष्य हैं दोस्तों वो मरने के बाद भी नया जीवन यानी कि पुनर्जन्म की भावना, दोस्तों गौर करना, मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा, मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि दोस्तों पुनर्जन्म वाली भावना, किसी दोस्तों पुनर्जन्म की जो भावना था इसका दोस्तों प्रमाण भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है ये भी दोस्तों राइट हो जाएगा। आहड़वासी केवल लोहे के औजारों का ही अत्यधिक प्रयोग करते थे, भाई साहब गलत हो जाएगा। केवल लोहे के औजारों का प्रयोग करते थे नहीं, आहड़वासी जो व्यक्ति थे ये तांबे का सबसे ज्यादा प्रयोग किया करते थे, साथ में पत्थर का प्रयोग भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तांबे के औजारों का प्रयोग करते थे, उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग करते थे। इसी वजह से दोस्तों इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना गया। किसके नाम से दोस्तों? ताम्रवती नगरी इसको कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाड़ के मृदभांड, आर्य सभ्यता तो जो मृदभांड मिले, जो मिट्टी के दोस्तों जो उपकरण मिले उनके बारे में, उनके दोस्तों जो व्यवसाय थे दोस्तों ये किस प्रकार से अपनी जीविका का यापन करते थे उसके बारे में गलत तथ्य की पहचान आप लोगों को करनी है। पहला प्रश्न के ऑप्शन को आप देखते हैं दोस्तों, आर्य सभ्यता के लोग लाल और काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना गया। भाई साहब क्वेश्चन आरएमएसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट याद रखना कि जो आर्य सभ्यता की राजस्थान में ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहां से दोस्तों हमें सबसे ज्यादा लाल प्लस कार्य यानी कि दोस्तों रेड एंड ब्लैक, गौर करना इसे हम कह सकते हैं दोस्तों रेड एंड प्लस ब्लैक, रेड एंड ब्लैक सभ्यता इनके दोस्तों मिट्टी के दोस्तों जो बर्तन है वो हमें सबसे ज्यादा कहां से मिले? आर्य संस्कृति से मिले। क्वेश्चन जरूर याद रखना। जबकि मैंने हमने इसे थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा की थी कि जो कालीबंगा सभ्यता थी दोस्तों, कैसी थी दोस्तों? जो कालीबंगा सभ्यता थी ना, इस कालीबंगा सभ्यता से जो मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं ना वो लाल रंग के हैं। कैसे हैं दोस्तों? लाल रंग के मिट्टी के बर्तन है और इस लाल रंग के मिट्टी के बर्तन के ऊपर सफेद और काले रंग से, सफेद वो दोस्तों जो काला रंग है ना, इस काले रंग से क्या की गई दोस्तों? इसके ऊपर रेखाएं खींची गई है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। तो लाल और काली मिट्टी के बर्तन वाली जो संस्कृति वो है उसका नाम है दोस्तों आर्य संस्कृति। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। यहां से उत्खनन में प्राप्त ठप्पों से दोस्तों, यहां से दोस्तों जो ठप्पे प्राप्त हुए हैं दोस्तों उनसे रंगाई और छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का दोस्तों अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। यहां से प्राप्त दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन है वो केवल नीले और पीले रंग के, भाई साहब ये गलत हो जाएगा। हमने आप लोगों से दोस्तों पहले ऑप्शन में चर्चा कर चुके हैं कि जो आर्य सभ्यता के दोस्तों जो केंद्र हुआ करता था ये नीले और पीले रंग के नहीं बल्कि लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन थे। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। मिट्टी के दोस्तों जो बर्तन थे मृदभांड, यहाँ से दोस्तों प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, एकदम सही बात है, जो कि लाल और काले रंग के थे। ठीक है, और साथ में रंगाई छपाई का दोस्तों जो व्यवसाय था ये भी बहुत ही उन्नत था। एक क्वेश्चन दोस्तों आरपीसी द्वारा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। तो रेड और ब्लैक आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां नंबर का आप लोगों के सामने है कि गिलुंड सभ्यता। हमने दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की चर्चा कर ली, आर्य सभ्यता की चर्चा कर ली, अब हम चर्चा करते हैं गिलुंड सभ्यता के बारे में। इसकी स्थिति यानी कि ये कहां स्थित थी और इसकी दोस्तों पहचान के संबंध में असत्य कथन आप लोगों को बताना है। यह राजसमंद जिले के गिलुंड नामक कस्बे में बनास नदी के तट पर स्थित थी। भाई साहब बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो राजसमंद जिला आता है दोस्तों हमारा उदयपुर से, दोस्तों इसके पास में एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद, और राजसमंद जिले का दोस्तों एक कस्बा है जिसका नाम है गिलुंड कस्बा।
इस गिलुंड कस्बे में एक नदी बहती थी जिसका नाम है दोस्तों बनास नदी। इस बनास नदी के तट पर स्थित है गिलुंड सभ्यता। इसे दोस्तों बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये बनास नदी के किनारे बसी हुई थी, इस वजह से इसे बनास संस्कृति भी कहा गया। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। या दो टीलों के उत्खनन से आहड़ संस्कृति से जुड़ी जानकारी मिलती। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी संस्कृति थी जो कि आहड़ सभ्यता से दोस्तों संबंधित थी। नंबर 1 आ जाएगा दोस्तों गिलुंड सभ्यता, जो कि बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो गिलुंड सभ्यता से दोस्तों 2 टीले प्राप्त हुए। कितने टीले प्राप्त हुए दोस्तों? 2 टीले प्राप्त हुए। इन 2 टीलों से आहड़ संस्कृति से जुड़ी जानकारी मिलती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आने वाले समय में आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो कि ऑप्शन नंबर बी सी है वो भी सही हो जाएगा। इस सभ्यता से लूनी नदी के मुहाने पर दोस्तों विकसित हुई। भाई साहब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सभ्यता थी गिलुंड सभ्यता, ये बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी, इस वजह से बनास संस्कृति भी कहा जाता है। लूनी नदी नहीं दोस्तों, लूनी नदी गलत हो जाएगा। आइए दोस्तों करते हैं हम अगले प्रश्न की चर्चा। गिलुंड सभ्यता के उत्खनन के चरणों के बारे में गलत तथ्य की पहचान करनी। भाई साहब जैसे जैसे गिलुंड सभ्यता की खोज होने के बाद में दोस्तों जो इसका उत्खनन कार्य किया गया, इन उत्खनन के चरणों के जो बारे में आप लोगों से गलत तथ्य की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि सन 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल के निर्देशन में यहां से उत्खनन कार्य किया गया। भाई साहब कितना खतरनाक प्रश्न है। गिलुंड सभ्यता का जैसे जैसे उत्खनन कार्य किया जाता है तो बीबी लाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाता है सन 1957 और 58 में। कब दोस्तों? सन 1957 और 58 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही सही है दोस्तों। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं दोस्तों कि बीबी लाल ने दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से पहले, किससे पहले दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से पहले, कालीबंगा सभ्यता से पहले उत्खनन कार्य किया था दोस्तों गिलुंड सभ्यता में। क्या किया दोस्तों? गिलुंड सभ्यता में। इस प्रकार का बेहतरीन फैक्ट आप लोगों से बन सकता है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट बात आती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य डॉक्टर वीएस सिंधे और दोस्तों प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने यहाँ पर दोस्तों उत्खनन का कार्य किया। ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों गिलुंड सभ्यता का दोस्तों जो उत्खनन कार्य किया गया था सन 1998 से वर्ष 2003 के बीच में, लगभग 5 साल होते। कितने दोस्तों? 5 साल होते, जिनमें दोस्तों जो सबसे प्रमुख आते हैं, जिनका नाम आता है डॉक्टर वीएस सिंधे, और व्यक्ति आते हैं प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल। दोस्तों याद रखना इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल की बात करें तो इनका संबंध पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका का है। भाई साहब इससे दोस्तों ये जुड़े हुए एक सदस्य की तौर पर कार्यरत थे, जिन्होंने राजस्थान में आकर दोस्तों उत्खनन कार्य किया। तो पेंसिल्वेनिया जो कि वर्तमान में अमेरिका में स्थित एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के एक दोस्तों प्रोफेसर हुआ करते थे, जिनका नाम है ग्रेगरी पोसल, जो कि गिलुंड सभ्यता में कार्य करते हैं। वीएस सिंधे की बात करें तो दोस्तों डॉक्टर वीएस सिंधे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। भाई साहब ये गलत बात हो जाएगा, क्योंकि जो वीएस सिंधे थे ना दोस्तों, ये जो वीएस सिंधे थे ये दिल्ली नहीं बल्कि पुणे की दोस्तों जो यूनिवर्सिटी थी दोस्तों, पुणे विश्वविद्यालय के दोस्तों क्या हुआ करते थे दोस्तों? विश्वविद्यालय के सदस्य के तौर पर दोस्तों ये दोस्तों पदावीत थे दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है। और पुणे में दोस्तों जो दक्कन कॉलेज खास करके उसके तौर पर दोस्तों इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है वो गलत हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो एग्जामों में बन सकता है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की, और जो कि बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने है। गिलुंड सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों के प्रकार और उनसे संबंधित कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? इनकी गिलुंड सभ्यता में दोस्तों 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कितने प्रकार के मिले दोस्तों? भाई साहब 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन मिले, और मैंने आप लोगों से दोस्तों थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो कालीबंगा सभ्यता थी यहाँ से 5 प्रकार के स्तर मिले हैं। दोस्तों गौर करना, ये तो मिले हैं दोस्तों गिलुंड सभ्यता से। क्या मिले दोस्तों? मिट्टी के बर्तन। क्या मिले दोस्तों? मिट्टी के बर्तन मिले। कितने प्रकार के? भाई साहब 5 प्रकार के। लेकिन मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि जो कालीबंगा सभ्यता थी, इस कालीबंगा सभ्यता का दोस्तों जो उत्खनन किया गया था, क्या किया गया दोस्तों? उत्खनन किया गया था। ये 5 स्तर इसके सामने आए। कितने सामने आए दोस्तों? 5 स्तर सामने आए इसके, किसके? कालीबंगा के। तो इस प्रकार से आप दोस्तों शब्दों को कोडिंग कीजिए। बहुत ही जल्द आप राजस्थान के इतिहास, कल्चर और दोस्तों ज्योग्राफी को समझ पाओगे। शब्दों को जैसे जैसे आप रिलेवेंट करते जाओगे, रिलेटेड करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो जानकारी है वो बहुत ही अच्छी होती जाएगी। तो याद रखना। आइए चर्चा करते हैं इन 5 प्रकारों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। नंबर 1 आता है दोस्तों सादे और पॉलिशदार बर्तन यहाँ से मिले। सादा सिंपल बर्तन मिले, लेकिन जिनके ऊपर पॉलिश की गई है। इनकी सिंपल का मतलब समझो,
एक सिंपल प्रकार का दोस्तों मटका है, उस मटके के ऊपर बहुत ही शानदार बारीक पॉलिशी की गई है, उस प्रकार के बर्तन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भूरे रंग के यहाँ से मिले, भाई साहब गौर करना, भूरे रंग के मिले, साथ में लाल और काले रंग के भी मिले, तो 3 प्रकार के मिट्टी के बर्तन आप लोगों के सामने हो गए। सुनहरे और चांदी जैसे चमकीले, भाई साहब गलत हो जाएगा। अरे चांदी का तो जमाना ही नहीं है आजकल, चांदी तो देखो भाई साहब 3.5 लाख पे जा रही, कहाँ चांदी की सभ्यता मिलेगी, नहीं। काले चित्रित मृदभांड मिले थे भाई साहब, काले ब्लैक चित्रित मृदभांड दोस्तों संस्कृति मिली है गिलुंड सभ्यता से। तो दोस्तों याद रखना, भूरे मिले, लाल और काले मिले, सादे और पॉलिशदार मिले, साथ में काले भी दोस्तों यहाँ से मिले, ये बात आपको याद रखना है। तो गिलुंड सभ्यता से गौर करना दोस्तों, किससे दोस्तों, जो गिलुंड सभ्यता थी हमारी, इस गिलुंड सभ्यता से दोस्तों 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। इन 5 प्रकार में सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे और लाल और काले दोस्तों मिट्टी के मृदभांड थे। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आरपीएससी द्वारा जरूर पूछा जाएगा, चाहिए आरएमएसएसबी के द्वारा पूछा जाएगा, लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बनेगा, यहां से अंडरलाइन कर लेना आने वाले समय में। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आहट सभ्यता और गिलुंड सभ्यता के निर्माण की जो तकनीक थी, जैसे जैसे आहट सभ्यता का निर्माण किया गया, वैसे वैसे ही दोस्तों गिलुंड सभ्यता का भी दोस्तों क्या किया गया, निर्माण किया गया। इसकी तकनीक में मुख्य अंतर क्या था, भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है। आहट सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, गिलुंड सभ्यता में नहीं। भाई साहब गिलुंड सभ्यता में मिट्टी के प्रयोग किया गया था। गिलुंड सभ्यता में पक्की यानी कि आग में पकाए गए ईंटों का प्रयोग उपयोग होता है, जबकि आहड़ में नहीं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप लोगों से बन सकता है आने वाले समय में। 100% विश्वास के साथ में कहता हूं कि जो आहड़ सभ्यता में, सोना दोस्तों, गिलुंड जो सभ्यता थी इसमें दोस्तों पक्की आग में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसमें दोस्तों, आग, पहले तो दोस्तों लकड़ी की आग जला दी जाती थी, और उस लकड़ी की आग जलाने के बाद में उसके ऊपर ईंटें रख दी जाती थी, जिस प्रकार से जो कच्ची ईंटें होती थी वो दोस्तों पकाव ले लेती। किसमें दोस्तों, अग्नि में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों किसकी, दोस्तों अग्नि की, ठीक है दोस्तों, अग्नि। तो अग्नि में किसका प्रयोग, किसकी ईंटें पकाई जाती थी दोस्तों, गिलुंड सभ्यता की। लेकिन दोस्तों जो आहट सभ्यता में दोस्तों किसमें पकाई जाती थी भाई साहब, धूप में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि गिलुंड सभ्यता में आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि आहट सभ्यता जो थी दोस्तों उसमें धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। दोस्तों इस फैक्ट को आप इस प्रकार से समझ सकते हो। मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन फैक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, यहाँ पर दोस्तों गौर करना, आने वाले समय में यहां से क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, मैं बात करूं दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की। किसकी दोस्तों, काली जो बंगा सभ्यता आती है हमारी, इस कालीबंगा सभ्यता में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता है। किसका दोस्तों, धूप में, ठीक है। धूप का मतलब समझ गए आप दोस्तों, सूर्य की रोशनी, ठीक है, सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी में दोस्तों जो ईंटें पकाई जाती थी उनका नाम है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से। ये दोस्तों मिट्टी के बर्तन मिले हैं दोस्तों, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ये बात आपको याद रखना, मृदभांड। जबकि दोस्तों मैं बात करूं आहट सभ्यता की, किसकी दोस्तों, आहट सभ्यता की। आहट सभ्यता में क्या होता था दोस्तों, धूप में पकाए गई दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन होते थे दोस्तों, किसके दोस्तों, धूप में पकाई गई, ठीक है दोस्तों, इनकी दोस्तों यूं कर सकते हैं दोस्तों सूर्य की रोशनी। प्लस दोस्तों यहां से दोस्तों जो उपकरण मिले हैं ना, वो किसके मिले हैं भाई साहब, पत्थर के मिले हैं। किसके मिले हैं, इनके दोस्तों पत्थर का प्रयोग होता था, साथ में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग भी होता था। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों हमारी गिलुंड सभ्यता के बारे में। किसके बारे में, गिलुंड सभ्यता के बारे में। गिलुंड सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना, वो आग में पकाई गई ईंटें हैं। कैसे दोस्तों, आग, और आग का मतलब होगा दोस्तों अग्नि, ठीक है, अग्नि, यानी कि आग में पकाए गए दोस्तों जो बर्तन थे वो दोस्तों यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये दोस्तों कुछ अंतर है दोस्तों तीनों सभ्यताओं में, जो कि आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों जबरदस्त तरीके से। चले दोस्तों, अगर फैक्ट आप लोगों को समझ में आया हो तो चलते दोस्तों बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर इसे दोस्तों शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सब एक बात जानते होंगे, तो कर भला तो हो भला। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो भगवान भी आप एक न एक दिन दोस्तों आपकी मदद जरूर करेगा। साथ में अगर दोस्तों आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा रहा हो, तो आप दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, जो कि आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सफलता में साबित होने वाला है। चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, जो कि प्रश्न आप लोगों के सामने। गिलुंड सभ्यता, गिलुंड सभ्यता से प्राप्त अवशेषों की सूची में कौन सा तथ्य गलत है भाई साहब। गिलुंड सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त मिले, और इन सभ्यता से दोस्तों जो उपकरण हमें दोस्तों देखने को मिले, इनके बारे में गलत तथ्य की पहचान आप लोगों को करनी है।
मिट्टी के खिलौने मिले, साथ में पत्थर की गोलियां भी मिली है। गौर करना दोस्तों, क्योंकि गिलुंड सभ्यता में दोस्तों किसका प्रयोग होता था दोस्तों, धूप में पकाई गई मिट्टों का प्रयोग होता था, लेकिन साथ में यहाँ पर पत्थर की गोलियां भी मिली है। किसकी मिली है दोस्तों, पत्थर की गोलियां भी मिली है। लेकिन पत्थर के दोस्तों जो उपकरण है वो हमें दोस्तों आर्ट सभ्यता से भी मिलते हैं। और दोस्तों मिट्टी के खिलौने मिले, और खिलौना गाड़ी कहां से मिली दोस्तों, मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि खिलौना जो बैलगाड़ी है, कौन सी है दोस्तों, बैलगाड़ी। जो खिलौना बैलगाड़ी है ये हमें मिलती है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से। कहां से मिलती है, कालीबंगा सभ्यता से। ये भी बात आपको याद रखनी है। हाथी दांत की चूड़ियां मिली है भाई साहब, गिलुंड सभ्यता राजसमंद में क्या मिली दोस्तों, हाथी दांत की चूड़ियां। हाथी दांत होता ना दोस्तों, हाथी के दो दांत होते, खाने के और दिखाने की ओर। उसी प्रकार से जो राजस्थान के दोस्तों, ये राजस्थान ही नहीं, मैं दोस्तों बल्कि पूरे भारत की बात करना चाहता हूँ, जो राजनीति में जो वर्तमान में जो पदाधिकारी कार्यरत है, उन सभी के जो दांत है ना, वो हाथी के दांत हो चुके। कहते भैया कुछ और थे और करते कुछ और है। जिस प्रकार से हाथी के जो दांत होते हैं वो दिखावे के अलग होते हैं, लेकिन जो हाथी वो अपना खाना खाता है वो अंदर बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे दांत होते हैं, उनसे वो अपना खाना खाता है। तो उसी प्रकार से राजनीति के जो चमचे वो भी उसी प्रकार के हो गए। तो मिट्टी के खिलौने गिलुंड सभ्यता से मिलते हैं, पत्थर की गोलियां भी भैया जी यहाँ से मिलती है, साथ में हाथी दांत की चूड़ियां मिली है। किसकी मिली दोस्तों, हाथी दांत की चूड़ियां मिली है। जबकि जो काली चूड़ियां थी वो काली बंगा से मिली थी, जो कि पंजाबी भाषा में जिसका अर्थ होता है दोस्तों बंगा का चूड़ी। दोस्तों तांबे की कुल्हाड़ी मिली और सुई भी मिली। क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों सुई के उपकरण में कहां से मिले, गिलुंड सभ्यता से हमें सुई के उपकरण मिले, साथ में दोस्तों तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, हाथी दांत की चूड़ियां भी मिली है। लोहे की विशाल तलवारें, भाई साहब लोहे का प्रयोग नहीं होता था, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि दोस्तों जो गिलुंड सभ्यता थी यहाँ से दोस्तों तांबे के उपकरण मिले। दोस्तों क्या मिले दोस्तों, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो ताम्र सभ्यता से थी दोस्तों, ये कैसी थी दोस्तों, ताम्र सभ्यता थी दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। और मैंने आप लोगों को दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, जब हमने राजस्थान एक परिचय नामक टॉपिक किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्थान में जो ताम्र सभ्यता है वो कहां कहां से मिली है। खास करके मैं बात करूं दोस्तों, तो जो मल्लाहा है दोस्तों वो भरतपुर में, कोल माहुली की बात करें जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, एलाना की बात करें जो कि जालोर में स्थित है। इस प्रकार के कई दोस्तों हमने आप लोगों से ताम्र सभ्यताओं की चर्चा की थी, जहां से रीट एग्जाम के दौरान बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए थे। वो आप पिछला वाले वीडियो जाकर देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गिलोन सभ्यता एक प्रकार से दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता थी। इसके समय की बात करें तो दोस्तों ये टाइमिंग पीरियड आप लोगों को याद रखना है, 1900 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है वो गलत हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बागोर सभ्यता के बारे में बहुत ही बेहतरीन फैक्ट आप लोगों के सामने। बागोर सभ्यता, इसकी स्थिति और उत्खनन के संबंध में असत्य कथन को आप लोगों को बताना है दोस्तों। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जहां पर कोठारी जो नदी है इसके तट पर ये बची हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोठारी नदी के किनारे दोस्तों जिस सभ्यता का विकास हुआ, जिसका नाम आता है दोस्तों बागोर की सभ्यता। डॉक्टर वीएन मिश्र, कौन दोस्तों, डॉक्टर वीएन दोस्तों जो मिश्र हुआ करते थे, इनका नाम आता है दोस्तों वीरेंद्र नाथ मिश्र। कौन दोस्तों, वीरेंद्र नाथ मिश्र, जो कि दोस्तों राजस्थान के दोस्तों एक पुरातात्विक व्यक्ति हुए करते थे। इनके निर्देशन में सन 1967 से 1970 ईस्वी के बीच तक यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। वो किसका दोस्तों, बागोर सभ्यता का। ये भी बात आपको याद रखनी है, वीएन मिश्र ने बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था सन 1967 से सन 1970 के बीच में। यहां से केवल लोहो के विशाल हथियार प्राप्त हुए। भाई साहब ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बागोर सभ्यता से दोस्तों पत्थर के उपकरण हमें ज्यादा देखने को मिले। किसके दोस्तों, पत्थर के उपकरण ज्यादा देखने को मिले। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा। यहां से प्रागैतिहासिक काल के 4 से 5000 ईसा पूर्व के दोस्तों अवशेष भी देखने को मिलते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जो बागोर सभ्यता से दोस्तों एक प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता हुआ करती थी। आज से 4 या 5000 वर्ष पूर्व के जो हमें अवशेष है वो बागोर सभ्यता से देखने को मिलते हैं। तो मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी दोस्तों कि जो आहट सभ्यता थी वो 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, और जो कालीबंगा सभ्यता थी वो 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि बागोर भीलवाड़ा से दोस्तों में बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जिन्हें हम दोस्तों माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रोलिथ। और दोस्तों जो ये माइक्रोलिथ है इनकी दोस्तों ये दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों मध्य पाषाण संस्कृति हुआ करती थी। कैसी थी दोस्तों, मध्य पाषाण कालीन दोस्तों जो उपकरण है वो हमें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किससे दोस्तों, बागोर सभ्यता से। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो गलत हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं बागोर सभ्यता से जो कि कोठारी नदी के किनारे फलीभूत थी, उसके दोस्तों जो जीवन की शैली थी दोस्तों, वहां के जो व्यक्ति थे, इनकी जीवन शैली के प्रमाणों के बारे में गलत तथ्य की पहचान आप लोगों को करनी है।
बड़ी संख्या में यहाँ से प्राप्त लघु पाषाण उपकरण, लघु का मतलब हो जाएगा दोस्तों मध्य पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। मध्य पाषाण कालीन उपकरण यहाँ के लोगों के आखेटक होने का प्रमाणित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जो छोटे छोटे दोस्तों जो हमें पत्थर के जो उपकरण मिले उनसे दोस्तों ये यहाँ के जो निवासी थे सामान्य थे दोस्तों आखेट करते होंगे, पशु पक्षियों को मारकर अपना भोजन व्यतीत करते होंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। बागोर सभ्यता से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। राजस्थान ही नहीं दोस्तों बल्कि पूरे भारत में जो सबसे पहले कृषि और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो हमें दोस्तों इसी बागोर सभ्यता से देखने को मिलते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। बागोर सभ्यता उत्तर पाषाण काल का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर हुआ करता था। दोस्तों मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूं कि दोस्तों जो बागोर सभ्यता थी दोस्तों ये उत्तर पाषाण काल की नहीं बल्कि मध्य पाषाण काल की दोस्तों सबसे बड़ी खोज मानी जाती है दोस्तों। तो याद रखना राजस्थान में जो मध्य पाषाण काल आया था उस मध्य पाषाण काल का दोस्तों जो सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है राजस्थान में होती दोस्तों बागोर की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बागोर सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल रहा था। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है वो सही हो जाएगा। तो मध्य पाषाण काल साथ साथ में दोस्तों ये लघु पाषाण के उपकरण का दोस्तों केंद्र रहा होगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। आइए चर्चा करते हैं बागोर सभ्यता से प्राप्त तांबे के उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी। तांबे के विशाल रत्न मिले, भाई साहब रत्न तो यहां से मिले ही नहीं है दोस्तों। कहां से? बागोर सभ्यता से। तांबे की छेद वाली सुई इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन RMHSSB के द्वारा पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता से दां से दोस्तों तांबे की छेद वाली सुई मिली है। भैया एक सुई मिली है जो कि इसमें एक छोटा सा छेद हुआ है दोस्तों, वो सुई मिली है बागोर सभ्यता से। कहां से? बागोर सभ्यता से। लेगा बहुत। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं हम अगला प्रश्न की ओर दोस्तों, कि जो बागोर सभ्यता थी यहां से दोस्तों तांबे की छेद वाली दोस्तों क्या मिली है? सुई मिली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि नदी और सभ्यता के मिलान का कौन सा विकल्प असत्य है। कि दोस्तों आप लोगों को एक तरफ से दोस्तों नदियां दी गई है और साथ में उसकी सभ्यता दी गई है। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो दोस्तों जो घग्गर नदी थी वर्तमान में घग्गर नदी और प्राचीन समय में सरस्वती नदी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आर्य सभ्यता जो कि आर्य नदी जिसे दोस्तों बेड़ज नदी कहा जाता है, इसके किनारे फली फूली। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। गिलुंड सभ्यता जो कि बनास संस्कृति के किनारे फली फूली। ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। बागोर सभ्यता की बात करें तो दोस्तों ये चंबल नदी नहीं होगी। बागोर सभ्यता जिस नदी के किनारे फूली थी उसका नाम है दोस्तों कोटारी नदी। क्या नाम है? कोटारी नदी, जो कि आपको बिल्कुल ही याद रखनी है। कोटारी नदी भीलवाड़ा में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है वो गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि बनास संस्कृति किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है। बनास संस्कृति में आप लोगों से पहले भी बता चुका हूं, जो बागोर सभ्यता थी दोस्तों वो दोस्तों कोटारी नदी के किनारे प्राप्त हुई। लेकिन दोस्तों जो गिलुंड सभ्यता थी दोस्तों जो कि बनास नदी के किनारे दोस्तों फली फूली थी, इस वजह से दोस्तों जो गिलुंड सभ्यता है इसी को दोस्तों बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कौन सा रहा होगा। लघु पाषाण जो उपकरण हुआ करते थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था, और ये जो माइक्रोलिथ दोस्तों जो उपकरण है ये किस किस के बनते थे दोस्तों? ये बनते थे दोस्तों जेस्पर के। किसके? हमने कल भी आप लोगों से चर्चा की थी जब राजस्थान एक परिचय नाम से एक टॉपिक चर्चा में लिया था, वहां पर हमने दोस्तों पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की चर्चा की थी। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो माइक्रोलिथ नामक दोस्तों जो उपकरण है वो जेस्पर के बने हुए थे दोस्तों, एगेट के बने होते थे। किसके? एगेट के। चरट नामक दोस्तों जो पत्थर था वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। साथ में कार्नी कार्नी कार्ल सेडोनी नामक दोस्तों जो उपकरण है वो भी दोस्तों इसमें प्रयोग होता था। तो ये दोस्तों जो लघु पाषाण का जो उपकरण रहा होगा ये बागोर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में यहां से मिली थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं गणेश्वर सभ्यता की स्थिति और इसके खोज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो आप लोगों को बताना है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे इसका उद्गम हुआ। दोस्तों ये सभ्यता बिल्कुल सही बात है कि दोस्तों नीम का जो थाना है दोस्तों सीकर में, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांतली नदी। उस कांतली नदी के किनारे जो सभ्यता फली फूली जिसका नाम आता है गणेश्वर की सभ्यता। और आजकल दोस्तों राजस्थान में एक गाना भी दोस्तों ट्रेंड में बना हुआ है दोस्तों कि सीकर से चाल लोहारन झुंझुनू आई। तो ये सभ्यता वही है दोस्तों जहां से गणेश्वर सभ्यता से एक लोहारन है वो चलकर जाती भैया जी झुंझुनू। तो ये गणेश्वर सभ्यता आपको याद रखनी, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा।
रतन चंद्र अग्रवाल की बात करें, आरसी दोस्तों जो अग्रवाल थे, इनके निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। यहां से 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जो आहट सभ्यता थी वो आहट सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी थी। कालीबंगा सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती थी। वहीं दोस्तों मैं गणेश्वर सभ्यता की बात करूं तो ये 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। यहां से प्राप्त तांबे के उपकरणों में केवल 50% तांबा पाया गया। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो गणेश्वर सभ्यता थी ये दोस्तों एक प्रकार से ताम्र सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और यहाँ से तो तांबा मिले है ना, वो 90% नहीं बल्कि 99% तांबे का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। इतना प्योर गोल्ड दोस्तों, जो प्योर रूप में तांबे का इस्तेमाल किया जाता, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। तो 50% नहीं बल्कि क्या होगा दोस्तों, 99% तांबा देखने को मिलते हैं गणेश्वर सभ्यता के उपकरणों में। आइए चर्चा करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। गणेश्वर सभ्यता ताम्र सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? गणेश्वर जो सभ्यता है दोस्तों, नीम का थाना जो सीकर में कातली नदी के किनारे दोस्तों आरसी अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। 99% दोस्तों तांबा यहाँ से देखने को मिलता है। इस वजह से इसे ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जितनी भी सभ्यताएं दोस्तों, राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में हुई, उनमें जो इनकी जननी जिस सभ्यता को कहा जाता है उसका नाम है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। क्योंकि यहाँ से प्राप्त तांबे के जो आयुध मिले, आयुध का मतलब होता है दोस्तों अस्त्र और शस्त्र, इन अस्त्र और शस्त्रों में ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सिद्ध करते हैं। इस वजह से इसे ताम्र सभ्यताओं की दोस्तों जननी कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत की, किसकी दोस्तों, पूरे भारत की दोस्तों ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषता रही है? भाई साहब इंपोर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि गणेश्वर सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इन मिट्टी के बर्तनों, एक जिसे मृद पात्र कहा जाता है, इनकी विशेषता क्या रही है? इन्हें कपिस वर्णी मृद पात्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही है। यहाँ के बर्तन काले और नीले रंग से सजाए जाते थे। किसके दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन मिले, तांबे के जो बर्तन मिले, इन तांबे के बर्तनों को काले प्लस नीले रंग से सजाया जाता था। जबकि मैंने आप लोगों से दोस्तों पहले भी चर्चा की कि जो हमारी जो आर्ट सभ्यता थी, इस आर्ट सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन थे वो काले और लाल रंग के हुआ करते थे। दोस्तों किसके दोस्तों? काले प्लस लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। लेकिन जो गणेश्वर सभ्यता थी, यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन मिले और जो तांबे के बर्तन मिले वो लाल और नीले रंग के, जिन्हें कपिस वर्णी मृद पात्र कहा जाता था। ये बर्तन केवल सफेद रंग के थे। भाई साहब दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा। विकल्प ए और बी दोनों सही है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन जो नंबर डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है। डी इसकी सही व्याख्या करता है, तो विकल्प ए और बी सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां से मिट्टी के प्राप्त जो पात्र थे उन्हें कपिस वर्णी मध्यपांत कहा गया, जो कि काले और नीले रंग के थे। कहां से? गणेश्वर सभ्यता के। ये बात आपको याद रखनी है। आइए चर्चा करते हैं गणेश्वर सभ्यता का व्यापारिक संबंध किन अन्य सभ्यताओं से रहा होगा। खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये आने वाले समय में आरपीएससी द्वारा और आरएमएसएसबी द्वारा पूछा जाएगा कि जो गणेश्वर सभ्यता थी दोस्तों, इसका व्यापारिक जो संबंध है, यानी कि ये किस प्रकार की जो सभ्यता थी जहां से अपना व्यापार का अनुसंधान करती थी, व्यापार करती थी, सामान लाने का और ले जाने का। तो मैं बात करना चाहता हूं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से। जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां भी दोस्तों ये जाते थे, और मोहनजोदड़ो जो कि नगर हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा, वहां पर भी दोस्तों ये जाते थे और अपना व्यापार करते थे गणेश्वर सभ्यता के लोग। क्योंकि जैसे जैसे हम राजस्थान के उत्तरी इलाके की ओर चलते हैं तो सीकर दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर सीकर आता है, और सीकर के बाद में पंजाब आ जाता है। वही हमारी जो सभ्यता फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है कि बीनमाल जालौर सभ्यता के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है वो आप लोगों को बताना है। तो बीनमाल सभ्यता का उत्खनन आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया। भाई साहब सही बात आती है, आरसी अग्रवाल ने भीनमाल जालौर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। गणेश्वर सभ्यता का दोस्तों इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। ये भी बात आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। पहला ऑप्शन सही है। यहां से एक रोमन एम्फोरा इनके दोस्तों सुराही पात्र मिला है। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। भीनमाल जालौर से एक रोमन एम्फोरा मिला है, जो कि आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना इंपोर्टेंट है। यहां से प्राप्त यूनानी सुराही इसके विदेशी व्यापार की पुष्टि करती है। क्योंकि रोमन दोस्तों जो आप जानते हो दोस्तों एक यूरोप का एक क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों रोमन प्रदेश। उस रोमन प्रदेश की दोस्तों जो एक प्रकार की दोस्तों सुराही है, सुराही होती है दोस्तों एक प्रकार से जो मग्गा होता है, उस मग्गे का आप इस प्रकार से मग्गा देख सकते हो। इस प्रकार से मग्गे में इस प्रकार की दोस्तों जो सुराही थी वो लगी होती थी, जो कि कहां से मिली है? भीनमाल जालौर से मिली है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 तो सी भी सही हो जाएगा।
बीनमाल का प्राचीन नाम विराट देखने को मिलता है। भाई साहब गलत हो जाएगा। बीनमाल का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों श्रीमाल। क्या मिलता है? श्रीमाल, जो कि विराट था। ये कहाँ था दोस्तों? ये दोस्तों देखने को मिलता है दोस्तों जयपुर का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जयपुर की एक राजधानी हुआ करती थी दोस्तों विराटपुर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी विराटपुर। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईसवाल उदयपुर किस प्राचीन उद्योग के साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है? ईसवाल दोस्तों जो सभ्यता है वो हमें उदयपुर में देखने को मिलती है, और इस सभ्यता से हमें दोस्तों लोहे के उपकरण सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये बात आपको याद रखनी दोस्तों कि जो ईसवाल दोस्तों जो सभ्यता थी दोस्तों उदयपुर में, इस सभ्यता के दोस्तों जो प्राचीन उद्योग थे वो लोहे के उद्योगों से समृद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही राइट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ईसवाल सभ्यता से प्राक ऐतिहासिक कालीन, गौर करना दोस्तों, प्राक का मतलब हो जाएगा दोस्तों, हमने आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले का जो समय था दोस्तों, जिसे हम दोस्तों प्राक ऐतिहासिक कालीन दोस्तों सभ्यता का केंद्र कहा जाता है ईसवाल को। तो ईसवाल से लोहे के दोस्तों उद्योग के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि बेराट सभ्यता जयपुर की पहाड़ियां और उत्खननकर्ताओं के संबंध में असत्य कथन आप लोगों को बताना है। बेराट सभ्यता वही सभ्यता दोस्तों कीचक के महल मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कीचक आप जानते हो दोस्तों, महाभारत कालीन एक दोस्तों नगर आता दोस्तों बेराट, जिसकी राजधानी विराटपुर हुआ करती थी। चर्चा करते हैं बेराट के बारे में। बीजक की पहाड़ी दोस्तों यहाँ से मिल चुकी है, भीम की डूंगरी भी यहाँ से मिली है, और महादेव की डूंगरी भी यहाँ से मिली। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव की पहाड़ी कहां से मिली? बेराट से। यहां से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मैंने आप लोगों से दोस्तों थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों जो व्यापार हुआ था वो गणेश्वर सभ्यता से भी होता था। कहां से होता था दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में स्थित है, गणेश्वर सभ्यता, ये भी दोस्तों अपना जो व्यापार है वो हड़प्पा सभ्यता से करती थी। साथ में जो बेराट जो सभ्यता थी, इस बेराट सभ्यता का भी जो व्यापार होता था वो हड़प्पा सभ्यता से होता था। क्वेश्चन बन सकता है जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से बनेगा। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश चंद्र दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। ये भी बात आपको याद रखनी है कि कैलाशनाथ दीक्षित, नील रतन बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। किसकी दोस्तों? खोज नहीं दोस्तों, उत्खनन कार्य किया जाता है। और इसे दोस्तों दया का नीला कलर शब्द से याद रख सकते हो, दया का नीला कलर। ठीक है दोस्तों, तो कैलाशनाथ कलर से कैलाशनाथ दीक्षित, नीचे दोस्तों नील रतन बनर्जी, और दया का मतलब हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो भी सही हो जाएगा। यहां से केवल, गौर करना, यहां से केवल मुगल काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। भाई साहब ये गलत हो जाएगा। यहां से दोस्तों मुगल काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, लेकिन दोस्तों केवल शब्द लगा दिया, इस वजह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। मुगल काल के भी प्राप्त होते हैं, साथ में हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के भी प्राप्त होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य सम्राट अशोक के समय के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण कहां से मिलता है? मौर्य सम्राट के अशोक के दोस्तों जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का जो सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण हमें देखने को मिलता है बेराट के समीप प्राप्त भाब्रू अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, क्योंकि बीनमाल दोस्तों जो था दोस्तों, जो कि यहां से एक सुरा पात्र मिला है, ये रोमन सभ्यता का था दोस्तों। किसका था दोस्तों? रोमन सभ्यता का था, लेकिन अशोक से इसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि दोस्तों बौद्ध धर्म का नहीं, अशोक का भी कहीं ना कहीं संबंध रहा होगा बीनमाल से, तो हो सकता है। बालातल सभ्यता का ताम्रशेष नहीं, कालीबंगा के हवन कुंड नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक ही राइट हो जाएगा, याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बेराट से प्राप्त मौर्य कालीन, बेराट सभ्यता से प्राप्त मौर्य कालीन स्थापत्य की अवशेषों की क्या शामिल है? यहां से दोस्तों मौर्य कालीन समय का एक गोल मंदिर मिला है। इंपोर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेराट सभ्यता का दोस्तों जो गोल मंदिर प्राप्त हुआ है कहां से मिला है? बेराट सभ्यता जयपुर से। अशोक के स्तंभ दोस्तों में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी सही राइट हो जाएगा। विशाल लकड़ी के महल भी मिले, गौर करना दोस्तों, विशाल लकड़ी के महल नहीं दोस्तों, लकड़ी के महल नहीं मिले दोस्तों यहां से। हालांकि महल जरूर मिले, महल तो मिले, लेकिन लकड़ी के नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो गलत हो जाएगा। विकल्प ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ए भी सही है और बी भी सही है, इस वजह से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गोल मंदिर मिले, अशोक के स्तंभ भी मिले, याद रखना इंपोर्टेंट है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बेराट सभ्यता से दोस्तों क्या मिले दोस्तों? कीचक के महल मिले। क्या मिले दोस्तों? कीचक के महल मिले। और कीचक दोस्तों जो था दोस्तों, ये आपको पता है दोस्तों, ये जो महाभारत कालीन दोस्तों, महाभारत कालीन दोस्तों एक व्यक्ति था दोस्तों कीचक, उसके दोस्तों जो महल है वो भी हमें बेराट सभ्यता से देखने को मिलते हैं।
क्योंकि विराट सभ्यता में दोस्तों जो मत्स्य देवता उसी विराट नगर में जो तो पांडव थे वो अपने अपना जो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था उन्होंने यहीं पर बिताया था विराट में। तो ये भी बात आपको याद रखनी। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। बालातल सभ्यता उदयपुर से सभ्यता के संबंध में गलत तथ्य की पहचान आप लोगों को करनी है। बालातल सभ्यता जो कि उदयपुर में, इसका उत्खनन कार्य प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में किया गया, एकदम सही बात आती है। ये एक ताम्र प्लस पाषाण कालीन सभ्यता थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। बालातल जो सभ्यता थी दोस्तों यहाँ से तांबे के, किसके दोस्तों, तांबे के प्लस दोस्तों जो पत्थर के दोस्तों हमें उपकरण भी देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो जाएगा। इसका संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का दोस्तों पुख्ता प्रमाण देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो बालातल जो सभ्यता थी इसका दोस्तों जो पुख्ता प्रमाण है कि ये उदयपुर जो था दोस्तों, बालातल सभ्यता ये भी कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से क्या करती थी दोस्तों, लेन देन का कार्य करती थी। मैंने आप लोगों को गणेश्वर सभ्यता बताई, ये भी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से व्यापार करती थी। तो आपको बात में याद रखना है। ये सभ्यता गंगानगर जिले में स्थित है, गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों गंगानगर में नहीं बल्कि कहां स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप लोगों को कुछ सभ्यताएं दी गई है, सभ्यताओं के साथ में उनके जिले दिए गए, कौन सा दोस्तों मिलान असंगत है वो आप लोगों को बताना है, असत्य कथन की चयन करना है। रंगमहल की बात करें तो रंगमहल जो सभ्यता है वह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, एकदम सही हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिला वही है दोस्तों जहां पर कालीबंगा सभ्यता स्थित है वर्तमान में। ओजियाना की बात करें जो कि दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है, ये भी सही बात है। ओजियाना जो सभ्यता है ये भी दोस्तों भीलवाड़ा में। दोस्तों बरौर की मैं बात करूं तो दोस्तों ये श्री गंगानगर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी भी सही हो जाएगा। सुनारी सभ्यता की बात करूं तो दोस्तों ये चित्तौड़ में नहीं बल्कि कहां स्थित है दोस्तों, झुंझुनू में। ठीक है, तो सुनारी सभ्यता कहां है दोस्तों, झुंझुनू जिगड़े में स्थित है। लेकिन आपको जो सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि जो चित्तौड़गढ़ में दोस्तों एक सभ्यता जिसका नाम है दोस्तों नगरी सभ्यता। दोस्तों एक होता है दोस्तों नगर सभ्यता, एक है नगर सभ्यता जो कि टोंक में है। कहां है दोस्तों, टोंक जिले में स्थित है। जबकि जो नगरी सभ्यता है ना, नगरी जिसके पीछे ई की मात्रा लग जाए, ये चित्तौड़ में है। कहां है, चित्तौड़ में। ये बात आपको याद रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं आप लोगों को इससे पहले भी दोस्तों अगले वाले हमने वीडियो में चर्चा की थी आप लोगों से, जब मैंने आप लोगों से बात की थी केसरिया नतमल जोशी की। किसकी दोस्तों, नतमल जोशी। नतमल जोशी की एक रचना मैंने आप लोगों को बताई थी, धोरा रो धोरी, धोरा रो धोरी। तो ये दोस्तों रचना आती है दोस्तों नतमल जोशी की। लेकिन दोस्तों हमने इससे चर्चा की थी दोस्तों कि जो कन्हैया लाल सेठिया हुए थे, किसकी दोस्तों, कन्हैया लाल सेठिया। तो कन्हैया लाल जो सेठिया थे दोस्तों इनकी रचना आती है धरती धोरारी। क्या नाम आता है, धरती धोरारी। तो ये धरती धोरा है जो किसकी रचना है, कन्हैया लाल सेठिया की। जबकि धोरा रो धरती, धोरा रो धोरी किसकी रचना है, नतमल जोशी की। उसी प्रकार से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ में जो सभ्यता है उसका नाम है नगरी सभ्यता, जबकि टोंक जिले में जो सभ्यता स्थित है टोंक में उसका नाम है नगर। ठीक है दोस्तों, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको याद रखने। इस प्रकार के बहुत ही प्रश्न आप लोगों से बनते रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष किन स्थानों से प्राप्त होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों से दोस्तों कि राजस्थान में भी वैदिक सभ्यता के में अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कि दोस्तों आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। किसके द्वारा, आरपीएससी के द्वारा 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो वैदिक सभ्यता के जो में अवशेष प्राप्त होते हैं, अनूपगढ़ से मिलते हैं, सरकान वाला डेरा से में प्राप्त होते हैं, और चक्र 64 से भी दोस्तों प्राप्त होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। महाकाव्य काल जिसे हम रामायण का काल कहा जाता है दोस्तों के अनुसार राजस्थान में मरुस्थल बनने का क्या कारण रहा होगा। कहा जाता है दोस्तों आज दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में मरुस्थल है, लेकिन दोस्तों मरुस्थल से पहले भी दोस्तों राजस्थान में मरुस्थल नहीं बल्कि क्या था, एक प्रकार का दोस्तों समुद्र था। दोस्तों यहाँ पर क्या था दोस्तों, समुद्र था। लेकिन समुद्र के पीछे की जो क्या कहानी है कि भगवान राम के द्वारा दक्षिणी सागर को भयभीत करने हेतु फेंका गया दोस्तों एक अमोघ वस्त्र। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कहा जाता है जैसे जैसे भगवान श्री राम की जो भार्या थी सीता माता, उसको दोस्तों रावण उठाकर लेकर चला जाता है, लेकिन उस माता सीता की खोज में भगवान श्री राम है वो दोस्तों दक्षिणी भारत में पहुंच जाते हैं। दक्षिणी सागर में पहुंचने के बाद में जो हमारा हिंद महासागर है दोस्तों, वहां पर दोस्तों वो दोस्तों उस समुद्र को पार करने की कोशिश करते हैं श्रीलंका जाने के लिए। और श्रीलंका जाने के लिए जैसे वो दोस्तों उससे रास्ता मांगते हैं, वो रास्ता नहीं देता है। अतः भगवान श्री राम क्रोधित होकर उस समुद्र देव को सुखाने की बात करते हैं। तभी समुद्र देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर आपके जो सेनापति है नल और नील, उनके द्वारा फेंके गए जो पत्थर है वो कभी डूबेंगे नहीं, वो उसके ऊपर तैर जाएंगे और आप इसके ऊपर समुद्र सेतु
बनाने का कार्य कर सकते हो। लेकिन भगवान श्री राम के द्वारा यहाँ पर एक प्रकार का जो अमुक वस्त्र था उसको दोस्तों उपयोग में लिया जाता है, लेकिन जैसे वो दोस्तों जो अमोघ वस्त्र था वो खाली नहीं जाता। इस वजह से जो वो श्री राम भगवान के द्वारा जो अमोघ वस्त्र था वो दक्षिण से दोस्तों उत्तर दिशा की ओर फेंका जाता है। और दोस्तों जो हमारे राजस्थान में जो समुद्र हुआ करता था वो समुद्र पूरी तरह से सूख गया था, तो इसको समुद्र को सुखाने का कार्य किया था भगवान श्री राम के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि महाभारत काल के दौरान राजस्थान का जांगल प्रदेश जिसे हम दोस्तों बीकानेर के नाम से जाना जाता है किसके अधीन रहा होगा? नंबर 1 दोस्तों कौरव और पांडवों के दौरान रहा होगा। दोस्तों ये बात आपको याद रखना है। कहा जाता है दोस्तों महाभारत काल के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ में जो उनके भाई बलराम थे वो द्वारिका जा रहे थे, तभी इसे दोस्तों इस जांगल प्रदेश से होकर गुजरे थे। ये भी बात आपको याद रखनी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये जो जांगल प्रदेश था उस समय दोस्तों कौरव और पांडवों के अधीन रहा था, और यहीं से भगवान जो श्री कृष्ण थे दोस्तों इस जांगल प्रदेश से होकर ही गुजरे थे। इंपोर्टेंट है, याद रखना, शानदार प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर कहां व्यतीत किया था? तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मत्स्य देश दोस्तों राजस्थान में स्थित था। इस मत्स्य देश में दोस्तों एक शासक थे जिनका नाम है दोस्तों विराट, और विराटपुर दोस्तों इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो विराट नगर में दोस्तों पांडवों ने 1 वर्ष का दोस्तों अज्ञातवास बिताया था। क्योंकि आपको पता है जो पांडव थे वो अपने दोस्तों जो बड़े भाई थे दुर्योधन, उस दुर्योधन से दोस्तों ये क्या करते थे दोस्तों, जुआ खेले थे। क्या खेले थे दोस्तों? जुआ खेले थे। और इस जुए में हारने के कारण पांडव को 12 वर्ष का दोस्तों वनवास मिला था। क्या मिला था दोस्तों? और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना, इस वजह से इन्होंने अज्ञातवास बिताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, महाभारत युद्ध में राजा विराट की क्या भूमिका थी? तो भाई साहब विराट की जो भूमिका थी वो क्या थी दोस्तों? वे अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ते हुए मारे गए थे। एकदम सही बात आते, तो उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। अगला प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के इतिहास का एक समय जब अंधकारमय माना जाता है, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के से महात्मा बुद्ध का जब जन्म होता है उस समय तक का जो काल है वो राजस्थान का अंधकारमय माना जाता है। उस बीच का राजस्थान में कोई भी साक्ष्य में उपलब्ध नहीं होता है कि महाभारत काल के बाद में भगवान बुद्ध का जो काल आया, बौद्ध धर्म के जो सिद्धार्थ व्यक्ति थे, इनके बीच का जो टाइमिंग पीरियड आता है, हमें राजस्थान में तो इसका साहित्य देखने को मिलता है, न इसके अभिलेख देखने को मिलते हैं, कुछ भी इसका सामने हमें अवशेष प्राप्त नहीं होते। इस वजह से राजस्थान के इतिहास में इस समय को अंधकारमय कहा जाता है, यानी कि अंधेरे का युग कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय राजनीति में कौन सा 2 प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती है? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय राजनीति में दोस्तों 2 प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई देती है। नंबर 1 क्या हुआ दोस्तों? जनपदों का उदय हुआ उनके, और उनमें दोस्तों क्या हुआ दोस्तों? संघर्ष भी हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। बौद्ध धर्म के अनुसार इस समय जनपदों का उदय हुआ, साथ ही साम्राज्य विस्तार है। तो दोस्तों ये जो जनपद थे वो आपस में दोस्तों लड़ने लगे, तो इनके मध्य क्या हुआ दोस्तों? संघर्ष हुआ। किसके अनुसार? बौद्ध धर्म के अनुसार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बाड़मेर जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में बरौर, तो बरौर की दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं। दोस्तों जो बरौर है वह गंगानगर जिले में स्थित है। नोह की बात करें तो दोस्तों ये भरतपुर में स्थित है। और मैंने कल भी आप लोगों से बताई थी दोस्तों कि जो नोह भरतपुर है ये पूरे भारत में दोस्तों, किसमें दोस्तों? पूरे भारत में दोस्तों जो सबसे पहले जो लोहे की तिथि है, लोहे की जो तिथि अंकित की गई थी वो इसी नोह भरतपुर से की गई थी। मैं आपको बता चुका हूं, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। जोधपुरा सभ्यता की बात करें जो कि दोस्तों जयपुर में स्थित है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया थी कि जोधपुर नाम से दोस्तों राजस्थान में एक जिला है। किसके नाम से दोस्तों? जोधपुर के नाम से। तो राजस्थान में एक जिला है दोस्तों, जिला जो कि दोस्तों हमारे पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है। लेकिन जोधपुरा जो सभ्यता है ना भाई साहब, ये जयपुर में स्थित है। जोधपुरा, तो ये सभ्यता कहां है दोस्तों? ये जयपुर में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो जो तिलवाड़ा हो जाएगा। तिलवाड़ा जो बाड़मेर का एक दोस्तों प्रमुख स्थल है और सभ्यता भी रही है दोस्तों तिलवाड़ा सभ्यता। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। नगर नामक प्राचीन सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नगर, नगर की मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं। नगर नामक दोस्तों एक सभ्यता का जो प्राचीन सभ्यता का केंद्र रही है, ये कहां है भाई साहब? टोंक जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि नगरी
दोस्तों नगरी नामक जो सभ्यता का जो स्थल है वो कहाँ है भाई साहब, ये है दोस्तों चित्तौड़ में। कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़ में। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि आने वाली चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो, यहां से आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं तो आप इतिहास की तैयारी कर सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, 40 पेपर आरपीएससी के सॉल्यूशन करा चुके हैं, जहां से हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले। साथ ही दोस्तों सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स आप लोगों को प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ज्योग्राफी हो गई दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, लोक प्रशासन हो गई, साथ में समाज शास्त्र हो गया। हमने शिक्षण विधियों की दोस्तों जो क्लास है जल्द ही शुरू करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट न्यूज है, 15 से 20 पेज के क्वेश्चन है, जहां से हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में अगर आप दोस्तों एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, साथ में दोस्तों अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये श्रृंखला आप लोगों के लिए दोस्तों जबरदस्त साबित होगी, मैं विश्वास के साथ में करता हूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वाले टॉपिक में, जहां हम राजस्थान के इतिहास के इस प्रकार के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।